देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और साथ ही इस बात के संकेत दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत गाइडलाइन जारी करेगा। दरअसल उदयपुर में स्कूली बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी का बेटा बिगड़ैल है तो उसके पिता का घर गिराना ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना कानून के नहीं गिराया जा सकता घर। आरोपी होने के आधार पर बुलडोजर एक्शन गलत। देश भर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस तरह का एक्शन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई आरोपी है, सिर्फ इस बिहाफ पर प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे हो सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देश भर की घटना के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की भी घटना का जिक्र किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुशी जाहिर की और बीजेपी पर तंज कसा। देश में एक नया मॉडल लेकर आए कि घर तो बनाकर दिए नहीं बीजेपी की सरकार ने, लोगों के बुलडोजर चलाने लगी। अब उदयपुर में घटना हुई, एक बच्चे की डेथ हो गई, 2 बच्चों में झगड़ा हुआ। ठीक है, आप घर तोड़िए। वो रो के कह रहा भाई साहब ये किराएदार है, ऐसे कई किराएदार इस मकान में, मकान मालिक मैं हूं, उसकी सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ दिक्कत एक होगी, जो पाप करेंगे ना उसका परिणाम भुगतना। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला धरती पर भगवान भी छोड़ेंगे नहीं इनको। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई सड़क पे रहने को मजबूर है। बड़ी मुश्किल से किसी का घर बनता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है वो अलग केस के लिए है, और जहां तक उल्लेख करने की बात है, जो नजीरें दी जाती है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी उसका ध्यान रखती होगी, क्योंकि यहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ भी दे आर अबेंडेड बाय द लॉ। और ये तो पक्की बात है कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ अगर है तो निश्चित तौर पर इसकी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये इफेक्टिव वर्किंग है ऐसा जन भावना है। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या बुलडोजर एक्शन की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुकी है और अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। और इस बार ये सदस्यता अभियान एक चैलेंज है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष को आत्मविश्वास से भर दिया है। लेकिन बीजेपी विपक्ष की अपने ऊपर किसी भी चाल को हावी नहीं होने देना चाहती है और हर हाल में अपने टारगेट को पूरा करना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। इक्यावन दिन, 10 करोड़ का लक्ष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। बीजेपी के उस अभियान के लिए है जिसमें 28 करोड़ सदस्यों का टारगेट है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पार्टी को और मजबूत करने का प्लान है। अब उसी प्लान को बीजेपी सदस्यता अभियान की शक्ल दे चुकी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने
दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। अब इसे पूरे देश में चलाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार ये सदस्यता अभियान एक चैलेंज है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष को आत्मविश्वास से भर दिया है और लोकसभा चुनाव में जिस 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी वो आंकड़ों में तब्दील हुआ नहीं। यानी उधर यूपी के बहराइच में चल रहा ऑपरेशन आदमखोर के तहत 16 दिन बाद भी भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। 2 भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं। और ये लगातार लोगों को निशाना भी बना रहे हैं। बीती रात भेड़िए ने 3 साल की एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भेड़िए के हमले में बुरी तरह घायल हो गई, जो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पिछले 49 दिनों में भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में आदमखोर का आतंक। जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़ियों को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। थम नहीं रही भेड़िए की दहशत। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है। मासूम की मौत, बुजुर्ग महिला घायल। रोए ना पहनवा बच्चा खींच गए। हाँ, 2 हाथ काट गए। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। यूपी के बहराइच में वन विभाग और पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़िए का आतंक थम नहीं रहा। बीती रात एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक 3 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोनों ही घटनाएं बहराइच के महसी इलाके की हैं। आज तड़के 4 बजे के करीब भेड़िए ने 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। वो अपने घर के अंदर चारपाई पर लेटी हुई थी। भेड़िया आया और उसे उठा कर ले गया। बाद में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक खेत में इस बच्ची का शव बरामद हुआ। दूसरी घटना बीती रात 11 बजे की है, जहां भेड़िए ने कमला देवी नाम की एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया। वो घर में लकड़ी का गेट लगाकर अंदर लेटी हुई थी, लेकिन भेड़िया गेट पर धक्का मारकर अंदर घुस आया और कमला देवी पर हमला कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इन दोनों घटनाओं से इलाके में भारी दहशत है। 25 टीमें तो वन विभाग ने बनाई है, जो पूरे महसी इलाके में लोगों को जागरूक कर रही है और सर्च ऑपरेशन चलाती है। पूरी रात ये होता है। बीती रात में 2 महिलाओं पर हमला किया है, वो सेफ है, इंजरी हुई है उन्हें, एक बच्ची की जान गई है। यानी कल रात भेड़िए ने 3 जगहों पर हमला किया और एक मासूम बच्ची की जान ले ली। वन विभाग के जो दावे हैं कि हम पूरी तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं, उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 49 दिनों में भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनमें एक महिला और 9 बच्चे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 50 से ज्यादा टीमें दिन रात काम में लगी हैं, लेकिन अब भी 2 भेड़िए पकड़े नहीं जा सके हैं। लोगों में दहशत इस कदर हावी है कि गांव के लोग 24 घंटे घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा रात में होता है, इसलिए रात को भी गांव के तमाम लोग जंगलों की खाक छानने निकल पड़ते हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को भी भेड़ियों ने ध्वस्त कर दिया है और वो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जैसा कि शाम से 4 हमने पकड़ा है, तो वही हुआ कि हाथ से निकल गई पूंछ बची है, तो हम वो भी पूंछ के निकाल लेंगे। कितने जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कितनी टीम आपकी वन विभाग की जो कंटिन्यू इस इलाके में काम कर रही है, कितने लोग होंगे लमसम?
लगभग 25 टीम, लगभग 200 लोग बराबर लगे हुए हैं। टेपरा में घायल किया है तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। इस बीच लोगों को भेड़ियों के हमले से बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए हमले कर रहे हैं। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने, पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग को लोगों में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया। यूपी पहला राज्य है जहां योगी सरकार ने यूपी में मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित कर दिया है, जिसके बाद वन्य जीवों के हमले में मारे गए और घायल लोगों के परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं बात कन्नौज रेप कांड की, जिसमें आई डीएनए रिपोर्ट ने पूर्व सपा के नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वहीं सपा नेता मोईद खान के बाद नवाब यादव पर रेप के आरोपों में घिरने को लेकर के डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव से भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ जो व्यवहार करने का तो साहस किया जाता है। कन्नौज का पूर्व समाजवादी पार्टी नेता, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोप है, अब उस नवाब यादव का डीएनए रेप पीड़िता से मैच कर चुका है। उस प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यानी जिस रेप के आरोपी को बचाने के लिए पूरा समाजवाद एकजुट हो गया, उस नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रेप पीड़िता से नवाब यादव का डीएनए मैच हो चुका है। डीएनए सैंपल मैच होने से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। नवाब यादव ने 11 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था। यानी अब तक जिस कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी को बदनाम करने और नवाब यादव को फंसाने का आरोप लगा रहे थे, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और एक बार फिर बीजेपी को सपा के नवाब ब्रांड पर हमला करने का मौका मिल चुका है। आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडिया अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे?
और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? दरअसल अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप को अखिलेश यादव भी साजिश करार दे रहे थे और डीएनए टेस्ट की मांग कर चुके थे। लेकिन अब उसी टेस्ट की मांग में पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि अब नवाब यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो चुका है और रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में नवाब यादव के साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों से बादल फाड़ मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं बारिश जमकर तबाही भी मचा रही है, जिससे सड़कें, अंडरपास, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। कई लोगों की जान जाने की भी खबरें मिल रही हैं। और ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव काम में जुटी हुई है। तो वहीं राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण में आसमानी आफत का कहर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मूसलाधार मुसीबत। बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें हैं दक्षिण भारत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बीच 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। विजयवाड़ा में बूढ़ा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर भरे पानी में नाव दौड़ रही है। एनडीआरएफ भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। पानी भरने से लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ बारिश के हालातों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन में हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। उधर तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश जैसे हालात हैं। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। सूर्यापेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, महबूबाबाद और खम्मम जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। महबूबाबाद के इंटकने में रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना में 3 जगहों पर हुई तेज बारिश के बाद पटरियां टूटने से दक्षिण मध्य रेलवे की रेल सेवाओं पर भी असर हुआ है। आसमानी आफत की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सरकार ने 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। उधर केंद्र दोनों राज्यों पर बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बाढ़ के हालात को लेकर बात की। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और इसी बीच भीलवाड़ा से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गोवंश को घायल करने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। भीलवाड़ा पुलिस को कामयाबी मिली है।
पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रईस मोहम्मद और छोटू शाह मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। एसपी राजन दुष्यंत के दिशा निर्देश में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की भीलवाड़ा से, जहां पर गौवंश को घायल करने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट। पुलिस ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तस्वीरें भीलवाड़ा की आपकी टीवी स्क्रीन पर। 25/8/2024 को जो मंदिर पर गौवंश का एफआईआर रखने के अपने जो दर्ज हुआ था, उसमें हमने जो मुख्य आरोपी है बबलू शाह पुत्र निसार मोहम्मद को गिरफ्तार किया था और उससे तकनीकी विश्लेषण और परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर उससे और अनुसंधान किया गया तो 2 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम रईस पुत्र यूसुफ मोहम्मद है और दूसरा है छोटू शाह और इनसे भी अनुसंधान किया जा रहा है इस प्रकरण में। तो भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गौवंश को घायल करने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले पर और आगे भी इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। 2 आरोपी रईस मोहम्मद और छोटू शाह मोहम्मद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब तक इस पूरे मामले पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौवंश को घायल करने के मामले को लेकर के भीलवाड़ा में तनाव पैदा हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी जारी रखी है और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी, 2 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। इन दोनों की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौवंश को घायल करने के मामले को लेकर के ये बड़ी अपडेट। प्रतापगढ़ से एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ कोतवाली थाने के 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। संदिग्ध को पूछताछ के लिए थाने लेकर आए थे पुलिसकर्मी। संदिग्ध को बिना बताए छोड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तस्करों से पैसों के लेनदेन करने को लेकर के ये मामला सामने आया था और इसी को लेकर के ये संदिग्ध माना जा रहा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। बिना किसी अधिकारी की जानकारी के इन संदिग्धों को छोड़ने पर यह कार्रवाई की गई। और चलिए